नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। आज हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास की पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले हम लोग पिछली कक्षाओं में जो संख्या के बारे हम लोगों ने पढ़ा है उनका थोड़ा सा हम लोग रिविजन यहाँ करेंगे। वो जरूरी भी है क्योंकि आगे चलकर उन्हीं सब संख्याओं का हम लोग बार बार उपयोग करेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो इन सब संख्याओं का एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर जाके हम लोग वास्तविक संख्या शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। तो संख्या के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले जो संख्या आती है वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। किसे कहते हैं नेचुरल नंबर? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। आप लोग इसे जानते हैं। किसी बच्चे से कहा जाए कि गिनने के लिए, तो तुरंत 1 से स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। दूसरी जो संख्या है वो है हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर। गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या परिभाषा है? गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से सूचित किया जाता है। तो W होल नंबर 0 1 2 3 और 3 डॉट इसमें लगाना है, मतलब अनंत तक। यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है और सबसे बड़ी अनंत। तो पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक एलिमेंट ज्यादा है, एक सदस्य ज्यादा है, वो है शून्य। जब प्राकृतिक संख्या था ही पहले से, तो इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? तो जरूरत एक हम उदाहरण से आपको समझाते हैं क्यों पड़ेगी जरूरत। मान लीजिए आपके पास 5 आम है और उस पांचों का आप खाकर खत्म कर देते हैं, तो आपके पास कितना आम बचा? आपका जवाब है शून्य, कुछ नहीं, कोई आम नहीं। तो इसमें शून्य को सूचित करने के लिए, कुछ नहीं को सूचित करने के लिए कोई अंक नहीं था इसमें। इसीलिए एक नया समुच्चय निकाला गया, एक नया परिवार निकाला गया जिसमें शून्य को रखा गया, क्योंकि ये पहले से था। इसीलिए इसमें 0 शामिल कर दिया, इसी में 0 शामिल कर दिया प्राकृतिक में, और ये बन गया पूर्ण। इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम शून्य शामिल कर देते हैं तो यह पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है, यह पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। तो आप अपने हिसाब से इसकी परिभाषा को बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो भी। समझना ये यहाँ पे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 है, और बड़ी संख्या अनंत, यहाँ पर भी अनंत है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तीसरी जो संख्या है वो है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। इसकी परिभाषा क्या है? प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋण पूर्णांकों को जब शामिल कर देते हैं तो उससे जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। इसे Z से सूचित किया जाता है। तो Z मजली ब्रैकेट 3 डॉट लगा देते हैं हम लोग। इसका मतलब ये साइड अनंत संख्या -4 -5 इधर चला जाएगा, इधर भी 1 2 3 4 चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी इधर मिलेगा हमें माइनस अनंत, और सबसे बड़ी इधर मिलेगा प्लस अनंत मिलेगा। तो पूर्णांक संख्या हमारा ये होता है। यहाँ पर इसकी परिभाषा अलग तरीके से भी दे सकते हैं कि गिनती की संख्या में शून्य और ऋण पूर्णांकों को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। कोई ऐसे भी कहेगा कि पूर्ण संख्या में ऋण पूर्णांकों को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। तो आप अपने हिसाब से सब कोई परिभाषा बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ थोड़ी सी जानकारी की जरूरत है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और आगे देखेंगे, क्योंकि इसको हम संख्या रेखा पर, जितनी भी यहाँ पे हम लोग संख्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या, इसको हम संख्या रेखा पर देखते हैं, तब इसे हम और अच्छे से समझ पाते हैं। चलिए हम लोग संख्या रेखा पर देखते हैं। आइए हम पूर्णांक की
संख्या रेखा पर देखते हैं। पूर्णांक को संख्या रेखा पर यहाँ पे दिखाया गया है। ये संख्या रेखा है, इस पर 0 1 2 3 4 इधर -1 2 3 4 है। 0 से दाईं ओर राइट साइड यदि हम जाते हैं उधर धनात्मक संख्या मिलती है हमें, और 0 से बाएं साइड लेफ्ट साइड आते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्या मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं क्या है। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। जैसे किसी के पास 5 रुपया है, वो खर्च कर दे तो उसके पास अब कुछ नहीं बचा, ना तो उसके पास पैसा है ना तो कर्ज है, तो शून्य कुछ भी नहीं है, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। दूसरी बात, शून्य सभी धनात्मक संख्याओं से छोटा तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। शून्य जो है सभी धनात्मक संख्याओं से छोटा तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। तीसरी बात, संख्या रेखा पर लेफ्ट साइड जाने पर मान घटता है जबकि राइट साइड जाने पर मान बढ़ता है। ये संख्या रेखा है, इस पर यदि हम ये साइड चलें तो मान बढ़ेगा और ये साइड चलें तो मान घटेगा। जैसे कोई व्यक्ति यदि 0 पे है तो 1 पे चला जाता है तो मान बढ़ा 1, फिर यहाँ आ जाता है, यहाँ से आया 1+, फिर यहाँ से आया फिर 1+, फिर यहाँ से आया, तो क्या हो रहा है, एक एक मान बढ़ रहा है, एक एक मान बढ़ रहा है। और यदि कोई यहाँ से यहाँ आ जाए तब एक मान घट जाए, फिर यहाँ से यहाँ आए फिर एक मान घटा, फिर यहाँ से यहाँ एक मान घटा, अब यहाँ से यहाँ आ जाए एक मान घटेगा। कहीं से भी यदि हम दाईं ओर चलेंगे तो एक घटेंगे और बाईं ओर चलेंगे तो एक बढ़ेंगे। तो संख्या रेखा पर तो मैंने देख लिया, लेफ्ट साइड जाने पर मान घटता है और राइट साइड जाने पर मान बढ़ता है। तो ये था पूर्णांक संख्या। इसमें हम लोग इससे पहले जो अध्ययन किए थे प्राकृतिक संख्या, तो आइए जानते हैं। 1 2 यहाँ से इधर प्राकृतिक संख्या हो गया। यदि शून्य को शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं तब ये पूर्णांक बन जाता है। तो पूर्णांक में सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद अभाज्य संख्या। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं सम और विषम। बिल्कुल छोटा है, आप लोग जानते हैं इसे। सम संख्या वो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 6 8, इसमें 2 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता, तो ये सम संख्या है। सम संख्या पहचानने का क्या नियम है? अंतिम अंक क्या होता है उसका? अंतिम अंक हम जानते हैं 0 2 4 6 8, 2 4 6 8 0। यदि किसी संख्या के अंत में ये रहे तो वो सम संख्या कहलाएगा। और विषम संख्या किसे कहते हैं? और अंतिम अंक मतलब विषम संख्या का अंतिम क्या, अंतिम अंक कैसे पहचानेंगे? तो उसके लास्ट में होगा 1 3 5 7 और 9। किसी संख्या के इकाई अंक यदि 1 3 5 7 9 हो तो विषम संख्या होगा। उसमें हम 2 से जब भाग देंगे तो शेष 1 बच जाएगा, वो पूर्णतः विभाजित 2 से नहीं होता है। तो सम संख्या विषम संख्या देख लीजिए, इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे। सम संख्या वो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। विषम संख्या वो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण में लिख लेंगे आप लोग 1 3 5 7। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। बड़ी कह नहीं सकते, अनंत, क्योंकि चलता चलेगा अनंत हो जाएगा ना। सबसे छोटी संख्या विषम 1, सबसे छोटी विषम संख्या 2। चलिए आइए एक नई संख्या से परिचय करवाते हैं आपका, अभाज्य संख्या। आप जानते हैं इसे, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। इसका एक और नाम है, इसका एक नाम है ऋण संख्या। प्राइम नंबर को ऋण संख्या भी कहते हैं। क्या परिभाषा है इसकी? वैसी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13, इसमें एक और उसी संख्या से भाग लेगी और भी किसी संख्या से भाग नहीं लेगी। जैसे 5 है तो इसमें 1 और 5 से ही भाग लेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लेगा। 13 ले लें, इसमें 1 और 13 से और किसी संख्या से भाग नहीं लेगा।
तो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से ही भाग लगे उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। और एक नोट करने की बात है कि दो जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। क्या मतलब इसका? मतलब ये कि अभाज्य संख्या जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी सब के सब विषम होंगी। 3, 5, 7, 11, 13, फिर जाके 17, 19, 23, ये सब क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। लेकिन दो एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। सिर्फ दो ही एक ऐसा अभाज्य संख्या जो कि सम है। इसीलिए दो सबसे छोटी भी है और सम भी है। ये दो सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या, बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, सिर्फ दो ही है। तो यहां तक आप समझ गए। चलिए हम अब अभाज्य संख्या के आगे भाज्य संख्या को समझते हैं। आइए हम देखते हैं भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे और भी संख्या से विभाजित हो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं 12। तो 12 में 1 और 12 को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा इसमें 2 से, 3 से, 4 से, 6 से भाग लगता है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। समझ गए? 6 ले लिया जाए तो इसमें 1 6 को छोड़ दिया जाए, 6 हम लेते हैं तो 1 6 को छोड़ दिया जाए तो 2 और 3 से भी भाग लगता है। तो इस प्रकार समझ गए भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे और भी संख्या से भाग लगे उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसमें आते हैं। आगे है भिन्न संख्या। भिन्न क्या होता है? जो अंश बटे हर के रूप में है उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ये भिन्न संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो उसे क्या कहते हैं? भिन्न। जैसे कि ये धनात्मक संख्या हो गई, ये धनात्मक भिन्न। इसे माइनस है तो ये ऋणात्मक भिन्न। आप सभी जानते हैं ऊपर वाले जो अंक होता है उसे अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, इसी को हम भिन्न कहते हैं। ठीक है। चलिए अगली जो संख्या हुआ है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या होता है ये भिन्न ही है लेकिन एक कहते हैं नया नाम दे देना। बस एक भिन्न का नया नाम दे दिया गया है। जैसे कोई मिठाई होती है तो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो रसगुल्ला का उसमें इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन उस पर कुछ क्रीम लगा दिया जाता है, उसका कुछ आकार खूबसूरत कर दिया जाता है, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। ऐसा करके मार्केटिंग होती है। तो भिन्न ही है ये। परिमेय क्या है? भिन्न ही है, लेकिन इसका एक अलग नाम, अलग परिभाषा के तहत पेश किया गया है। चलिए देखते क्या है। वो ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू, पी बटे क्यू का क्या मतलब? अंश बटे हर। वो ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ पी क्यू पूर्णांक हो, जहाँ पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक। हम लोग पूर्णांक पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती है। क्या मतलब इसका? जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सके जहाँ पी क्यू पूर्णांक हो और क्यू 0 नहीं हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब पी क्यू पूर्णांक समझ में आ गया, क्यू 0 क्यों नहीं रहना चाहिए? तो आइए देखते हैं। इसमें जो भी उदाहरण है 3/7, ये अंश, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। यहाँ पे ये पी है, ये क्यू है। अब 0 क्या है? 0 भी परिमेय संख्या। क्यों? 0 को हम 0 देख लिख सकते हैं। यहाँ हमारा ये पी है, ये क्यू है। हमारा कहता है क्यू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्यू 1 है, लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 4 परिमेय संख्या, इसको हम 4/1 लिख सकते हैं। √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 परिमेय संख्या है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। 9/16, इस पर दोनों पे रूट है, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 16 का 4, तो 3/4 क्या है? परिमेय संख्या है। आइए समझते हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0 का क्या अर्थ होता है। यदि क्यू को 0 कर दें, यहाँ पे किसी क्यू मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे किसी के हर में 0 नहीं है। आइए देखते हैं, यदि 0 कर दें 3 सबसे पहले हम लोग समझते हैं 0/3 ये क्या होता है। 0/3 का मतलब 3 से 0 में भाग देना। हम यहाँ 0 लिखते हैं, 0 × 3 0 कट गया, यानी इसका आंसर 0। अब हम 3/0 लेते हैं। इसका क्या मतलब? 0 में 3 से भाग देना। हम यहाँ पे 9 लिखते हैं, 9 × 0
तो 0 घटाएंगे 3 आएगा, 8 लिखते हैं, 8 गुना 0 0 3 आएगा, 7 लिखते हैं, 7 गुना 0 0। हम देख रहे हैं कि कुछ भी यहाँ लिखते हैं इसके साथ गुना करने पर वो 0 रहेगा, घटेगा ही नहीं, चलता रहेगा। ये क्या हुआ, चलता रहेगा, ये अनंत मान हो जाएगा। इसीलिए ये 0 3 बटे जो 0 है ये अनंत है, ये अपरिभाषित है। इसीलिए कहता है Q जो है 0, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती है। ये उदाहरण, ठीक है, समझ गए। चलिए हम आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, किसे कहते हैं, जस्ट इसी का उल्टा, वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सके। इसमें था लिख सके, इसमें नहीं लिख सके। वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ हम देखें कि √2 को हम ये भी लिख सकते हैं, रूट कोई कहे कि हम √2 को √2 बटे 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा वो कहेगा ये हमारा Q है, ये हमारा P, बिल्कुल सही बात है, सही है, बिल्कुल। ये तो पूर्णांक हो गया। कंडीशन क्या है, PQ पूर्णांक है, तो क्या पूर्णांक √2 है, क्या √2 पूर्णांक है, नहीं। पूर्णांक क्या है, 0 1 2 3 4 5, फिर 0 से इधर -1 -2 -3, तो उसमें √2 तो नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे P बटे Q तो हम सब कर देंगे, लेकिन वो पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर P पूर्णांक नहीं है, यहाँ पर भी P का जो पोजीशन है अंश का पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर Q पूर्णांक नहीं है, यहाँ पे दोनों, यहाँ इसको सरल करेंगे 3 बटे √2 हो जाएगा। ये तो पूर्णांक है लेकिन ये Q पूर्णांक नहीं है, तो अंश बटे हर में तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसीलिए इसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। आप समझ रहे हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अंश बटे हर, लेकिन कंडीशन है P और Q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पूर्णांक नहीं है, √2 √3 √5 ये सब पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसीलिए वैसी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सके तो उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। समझ गए। चलिए अब हम आते हैं मुख्य टॉपिक जो हम लोगों की किताब में दी गई है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब मिला देते हैं, परिमेय संख्या के परिवार को और अपरिमेय संख्या के परिवार को जब हम मिला देते हैं, कहने का मतलब यदि हम ये और ये जोड़ दें, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ दें तो ये हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर। ये क्या होता है, ये होता है परिमेय प्लस अपरिमेय। रियल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। इसमें कुछ भी लिख दें वो हमारा वास्तविक संख्या में आएगा ही आएगा। 0 लिख दें, 1 लिख दें, -2 बटे 3 लिख दें, 5 पे रूट दे दें, इसके आगे माइनस लगा दें। ध्यान रखेंगे एक बात, अभी निगेटिव संख्या का हम लोग रूट के बारे में लिखेंगे, ये हमारी अगली कक्षा, हमारे 11वीं का ये चीज है। तो माइनस संख्या का रूट अभी हम लोग इस पर अध्ययन नहीं करेंगे, हमारी कक्षा का चीज नहीं है। कुछ भी का मतलब माइनस बाहर लगाना है, अंदर नहीं। आप कुछ भी लिख दें, हाँ हर 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, हर 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी लिख दें। तो इसमें परिमेय भी, ये दोनों परिमेय हो गया, ये परिमेय, ये दोनों अपरिमेय, सॉरी ये भी परिमेय, 3 बटे 2 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसा सवाल कि मिला हुआ रहता है कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय, तो उस समय आप ऐसे छांट के उसको सॉल्व करके बनाएंगे। तो वास्तविक संख्या समझ गए, परिमेय और अपरिमेय को मिला देंगे तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ गए। अब हम चलेंगे अध्याय में।